नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 143 साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय जिला का एक महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र है। 1977 से लेकर के अब तक के विधानसभा चुनाव के नतीजों पर अगर हम गौर करें तो 3 बार जदयू और 3 बार राजद के विधायकों ने इस सामान्य सीट पर अपना कब्जा जमाने में सफल रही है। जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव वर्ष 2025 की आहट आते ही क्षेत्र में राजनीतिक तापमान, अब सरगर्मियां और राजनीतिक तापमान में काफी बढ़ोतरी हुई है। तो समाचार विचार ने विधानसभा के जो संभावित प्रत्याशी हैं, न केवल उनके साक्षात्कार को हम आपके बीच ला रहे हैं, बल्कि उनके निजी जीवन के साथ साथ राजनीतिक जीवन में भी हम उनसे जो बातचीत कर रहे हैं, जो उनका साक्षात्कार ले रहे हैं, उनके अंश को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आज हमारे साथ हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा के जदयू के कद्दावर नेता, तो साहेबपुर कमाल विधानसभा ही नहीं बल्कि बिहार के लिए भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह जी आज वो हमारे साथ हैं। अमर कुमार सिंह जदयू के एक संगठन के एक कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। 1994 ईस्वी से ही वो नीतीश कुमार के अनन्य सिपहला सलार के रूप में कुशल संगठनकर्ता के रूप में वो चर्चित रहे हैं। जदयू साहेबपुर कमाल जदयू के पर्याय बन चुके शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह को सबसे पहले 2014 के उपचुनाव में भाजपा ने चुनावी मैदान में उतारा था, जहां ये श्री नारायण यादव से इनको करारी शिकस्त हासिल हुई थी। जैसा हम फिर पुनः बता दें कि 1994 से ही शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह जदयू के कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में, जदयू के कुशल संगठनकर्ता के रूप में साहेबपुर कमाल विधानसभा में सक्रिय हैं। और वर्ष 2020 में जो चुनाव हुआ था विधानसभा का चुनाव, इसमें राजद के सत्यानंद संबुद्ध उर्फ ललन यादव जी को 64,888 मत प्राप्त हुए थे और शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह जी को 50,663 मत प्राप्त हुए थे। तो अब जो ये विधानसभा, बिहार विधानसभा का चुनाव जो 2000 वर्ष फिर जो दस्तक दे चुका है, 2000 वर्ष के विधानसभा चुनाव में ये यहाँ साहेबपुर कमाल विधानसभा में जातीय समीकरण, स्थानीय विकास, बेरोजगारी और शिक्षा से जुड़े मुद्दे ही यहाँ के चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाले प्रमुख फैक्टर हैं। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, यहाँ देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या इस विधानसभा 2025 के चुनाव में क्या राजद अपना गढ़ बचा पाने में सफल होती है। एनडीए का मास्टर प्लान क्या है। अगर इस विधानसभा से एनडीए जदयू को सीट देती है तो शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरेंगे, उनका क्या मास्टर प्लान है। इन्हीं चंद मुद्दों के साथ आज हमारे साथ हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा के जदयू के कद्दावर नेता शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह। आइए देखते हैं। बिहार अब तैयार है प्रॉपर्टी सर्च रिवॉल्यूशन के लिए। नियर प्रॉप आ रहा है वेरीफाइड लिस्टिंग्स, असली फोटोज, HD वीडियोस के साथ। कमिंग सून, भरोसे का नया नाम, बिहार के रियल एस्टेट की नई पहचान, नियर प्रॉप। निया प्रॉप, बिहार का अपना ट्रस्टेड प्रॉपर्टी ऐप। अब आपको मिलेंगे सिर्फ वेरीफाइड लिस्टिंग्स, असली फोटो और HD वीडियो, ताकि घर बैठे देख सके पूरा घर बिना किसी टेंशन के। इस साहेबपुर कमाल विधानसभा ही नहीं बल्कि बेगूसराय जिला और सूबे बिहार के जो राजनीतिक दल के लोग हैं या राजनीतिक दल से अलग हट करके भी लोग हैं, उनके लिए शशिकांत कुमार उर्फ अमर कुमार सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हम अपने दर्शकों को, समाचार विचार के दर्शकों को बताएं कि हमने जो साक्षात्कार लेने की प्रक्रिया प्रारंभ की है, उसमें हमारा एकमात्र उद्देश्य है कि हम संभावित राजनीतिक दल के पदाधिकारियों, राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उनका साक्षात्कार निर्विवाद रूप से रखते हैं। हम न केवल उनके राजनीतिक जीवन, उनके राजनीतिक क्रियाकलापों, उनके राजनीतिक उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि उनके निजी जीवन में भी ताक झांक कर उनके जीवन शैली से आम दर्शकों को अवगत कराते हैं। तो आज के हमारे मेहमान हैं साहेबपुर कमाल विधानसभा के जदयू के कद्दावर नेता। जैसा कि मैंने पहले कहा कि न केवल साहेबपुर कमाल विधानसभा बल्कि सूबे बिहार में चर्चा के मोहताज नहीं है, ये परिचय के मोहताज नहीं। नीतीश कुमार के काफी खासम खास जाने वाले हमारे साथ हैं अमर कुमार सिंह जी। अमर कुमार सिंह जी, समाचार विचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप समाचार विचार को भी मेरी
शुभकामना है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और इसके उज्जवल भविष्य के भी कामना करते हैं कि आप समाचार विचार को लेके जो आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ते रहिए और अपने क्षेत्र का भी और जो उद्देश्य लेके चले हैं उस पर काफी आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी। अमर जी, राजनीतिक सवालात और जवाबों की श्रृंखला को शुरू करने से पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि साहेबपुर कमाल प्रखंड का एक छोटा सा गांव है तरबन्ना। तरबन्ना गांव से निकल करके न केवल प्रखंड न केवल जिला बल्कि सूबे बिहार की राजनीतिक शख्सियत के रूप में अपने आप को स्थापित करने वाले अमर जी से मेरा पहला सवाल होगा कि अमर जी, अपने उस संघर्ष के दिनों से लेकर के आज की उपलब्धियों को आप किस रूप में देखते हैं? कैसे आपने ये सफर तय किया? नहीं, हम तो 94 में माननीय अभी वर्तमान मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो 94 में वो समता पार्टी या जनता दल जो कहिए उसको लेके जब निकले, उसी समय से हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लगातार काम कर रहे हैं एक कार्यकर्ता के रूप में। उस समय से 94 की दशा आप समझ सकते थे कि खास करके साहेबपुर कमाल और बिहार की क्या स्थिति थी। इसमें किसी भी व्यक्ति को एक मेरे जैसा साधारण परिवार से पैदा लिया और उसको इस राजनीतिक जीवन में काम करना साहेबपुर कमाल ब्लॉक में, ये आप समझ सकते हैं उस समय का क्या स्थिति थी। लेकिन चूंकि हमारे साथ नीतीश कुमार जैसे व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त था, उनका विकास का जो गति थी, जो विकास के लिए जाने जाते थे, उनके साथ काम करने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हुई। एक कार्यकर्ता के रूप में हम वहां से अपना सफर शुरू किए। एक विधानसभा चुनाव, साहेबपुर कमाल विधानसभा चुनाव में आपने कई दफे अपना किस्मत आजमाया, लेकिन यहाँ की जनता ने आपको स्वीकार नहीं किया। क्या कमी आपको लग रही है कि आखिर इतने 1994 से आप सक्रिय हैं, आप का एक व्यक्तित्व का आपका एक अलग साम्राज्य है, फिर भी आप सफल क्यों नहीं हो पाए? क्या लगता है आपको? देखिए, राजनीति में जीत हार, हम 2 चुनाव लड़े, संजोग है ये सब। राजनीति का जातीय समीकरण कहिए, पार्टी का गठजोड़ कहिए, जिसमें भी जो चुके अभी हम 20 में चुनाव लड़े, ये गठबंधन एनडीए गठबंधन के तरफ से चुनाव लड़े। उस समय लोजपा रामविलास ने अपना अलग हटके, जहां से भी नीतीश कुमार जी के उम्मीदवार थे वहां उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया और वहां पर सिर्फ लोजपा नहीं, हम तो समझेंगे कि भाजपा के भी कुछ वोटर जो निश्चित रूप से हमें वो मत मिलता, हमें कोई यहाँ हराने वाला नहीं था। लेकिन वो जो समीकरण हुआ, कारण चाहे जो हो, उसमें सिर्फ अमर कुमार नहीं है। बिहार में जनता दल यू का 50 से ऊपर सीट, जहां पर कोई 10,000 से, कोई 2,000 से, कोई 5,000 से सीटों को माननीय मुख्यमंत्री ने हारा। तो कहने का मतलब कि विभिन्न प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, विभिन्न प्रकार के कारण होते हैं जो इस प्रकार की समीकरण की जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें वो कारण वजह है। वही कारण हुआ कि 20 में आप देखें, आप तो चुके यहाँ के ही रहने वाले हैं, इस विधानसभा के रहने वाले हैं, क्यों हारे ये वहां भी हारा, ये नहीं कि कोई अमर को हरा दिया, ये पार्टी परिस्थितियां ऐसी बनी, ऐसा बनी जिसके कारण लोगों ने हमें कुछ मत कम दिया। उसके बाद भी हम अपना संघर्ष चुनाव हारने के दूसरे तीसरे दिन से ही, हम आज 5 वर्ष होने चला है, एक दिन भी बिना रुके झुके अपना काम करते आ रहे हैं और जनता के बीच काम कर रहे हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, ये काम करते जा रहे हैं। बाकी तो हमेशा परिणाम जनता देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव भी अवसर पर है, लेकिन आपने जैसा कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आप लगातार जनता के सेवा में लगे हुए हैं, सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो क्या इस बार उम्मीद लग रही है, अभी तक एनडीए ने तो घोषणा नहीं की है, लेकिन क्या इस बार उम्मीद लग रही है कि आला कमान फिर आप पर भरोसा करेगा? नहीं, अब देखिए, इस पार्टी में हम जहां हैं, जनता दल यू में एक नेता, सर्वमान्य नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनके अनुसार ही टिकट का तय होता है। वो चाहेंगे जिनको भी टिकट दे। हम अपना पार्टी का काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार के सारी योजनाओं के, उनके किए हुए कामों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चूंकि अपने साथियों के साथ संगठन के बदौलत, संगठन के तमाम प्रखंड अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष और संजोग अभी है कि हम लोग का बूथ अध्यक्ष तक भी बूथ कमेटी भी बना हुआ, उनके सहयोग से हम कहीं भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं अपने संगठन के साथियों को लेकर,
अपने नाम के बदौलत नहीं करते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे व्यक्तिगत तौर पर भी करते हैं, तो संगठन को लेकर चलते हैं, संगठन के साथियों के बल पर उस काम को, नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जन जन तक पहुंचाते हैं। और उसी पर भरोसा है कि निश्चित रूप से, चूंकि ये जदयू का सीट रहा है और लगातार जदयू का सीट रहा है, कभी भी लोजपा अगर इससे अलग हुआ, जब तक नीतीश कुमार जी उससे अलग थे, उसी समय लोजपा यहां से चुनाव लड़ा। जब अभी एनडीए है, तो हमको जो लग रहा है कि यहां से जदयू चुनाव लड़ेगा। ऐसे तो नेता पर निर्भर करता है, गठबंधन में कुछ भी हो सकता है, तो फिर नेतृत्व जिसको भी यहां से सौंपेगा, हम लोग तमाम साथी उसके साथ रहेंगे। और नेता को सब दिख रहा है और पार्टी सब तरह से सर्वे कर रही है, ये कर रही है, सब दिखता है। फिर भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो करेंगे, हम उनके आदेश का पालन करेंगे, उनके साथ चलेंगे। हम अपना सिर्फ कर्म कर रहे हैं इस धरती पर। तो ये नीतीश कुमार के नेतृत्व की जो सरकार, जिसे कि कथित रूप से सुशासन की सरकार भी कही जाती है, इस मॉडल को दूसरे स्टेट के लोगों ने भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। लेकिन अगर सरजमी पर जो अभी ऐसा देखें, अपने प्रखंड में ही देख लें या आपके विधानसभा क्षेत्र के जो 3 प्रखंड है, तो वहां थोड़ा सा देखा जाए तो अफसरशाही और घुसखोरी से यहाँ की जनता त्रस्त है। आप भले ही अभी यहाँ के विधायक न हो, लेकिन यहाँ के एक आम जनता के होने के नाते इन समस्याओं पर आपका क्या कहना है? सरकार तो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है, लेकिन आप एक थाने में जाएं तो एक प्राथमिकी दर्ज करने के एवज का भी उन लोगों ने कुछ चार्ज फिक्स कर रखा है। सीओ के यहाँ म्यूटेशन करवाने के जाए, वहां अफसरशाही है। इस पर आपका क्या कहना? चूंकि आपकी सरकार है, तो सवाल तो भी मैं आपसे ही करूंगा ना। मेरी सरकार है, लेकिन जनता ने जिस जनप्रतिनिधि पर विश्वास किया, उसको हमसे अधिक मत दिया, उसको चुना। अगर यहाँ ब्लॉक में छोटा लेवल है, ये अगर ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, कोई बीडीओ सीओ भ्रष्टाचार कर रहा है, तो जनप्रतिनिधि कहाँ है? कहाँ है वो? सरकार तो आपकी है ना। मेरी सरकार है। सरकार थोड़े कर रही है कि किसी को घूस लेने के लिए। हाँ, सरकार तो बाज़ाब्ता निगरानी को सक्रिय की कर रही है, और हमारे जो भी जनता है उनको भी धैर्य रखना पड़ेगा। आप जाते हैं एगो जाति बनाने के लिए, आवासीय बनाने के लिए, आप एक बार गए नहीं बना, तो तमाम जगह हमारे गांव में उस तरह के व्यक्ति युवा लगे हुए हैं कि आप 200 रुपया दीजिए, 300 रुपया दीजिए, आप जाति आवासीय बना के आपके जेबी में दे देता। तो आप क्या है, आप सुविधा भोगी हो गए, जनता भी सुविधा भोगी हो गई है कि वो चाहता है कि 200 ले हमको बना के ले, हम ताश खेलते रहे, हम कहीं नहीं जाए। 200 देना आसान समझता है, लेकिन 2 बार ब्लॉक जाना नहीं चाहता। हम अपने तमाम मीटिंग में भी अपने साथियों को कहते हैं कि कोई भी पदाधिकारी, आपको सीओ हो, थानेदार हो, कोई भी कहता है तो आप स्टैंड करिए, जेन्युइन केस लेके जाइए। आप खुद किसी पर फॉल्स केस करना चाह रहे हैं, उस स्थिति में हमसे कोई उम्मीद रखिएगा तो नहीं होगा। तो उस समय लोग पैसा भी देता है और उसको भ्रष्टाचार भी बोलता है। आप सही काम लेके जाइए, मोटेशन, आप जमीन खरीदे, आपका कागज पत्र सही है, कोई सीओ नहीं कर रहा है, कोई कर्मचारी नहीं कर रहा है, उसी के लिए ना हम लोग हैं, सरकार उसी के लिए है। कोई भी लोग बताइए कि कोई आया हो कि सीओ इस तरह से नहीं कर रहा है, हमने फोन किया तो उस लोग का काम हुआ, पैसा नहीं लिया। लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम गलत तरीके से रसीद कटा लें, दूसरे का जमीन का भी लोग 2 लाख देकर रसीद कटा रहा है, आप उसको कहाँ रोकेंगे? हाँ, ये भ्रष्टाचार का दूसरा रूप हो गया। इसमें लोगों को जगना होगा, जगना पड़ेगा। हम अपने कार्यकर्ता से, चाहे पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे प्रखंड अध्यक्ष हो, अभी तो प्रखंड अध्यक्ष विसूत्री का अध्यक्ष हो गए हैं, हमको लगता है एक एक काम के लिए बीडीओ सीओ हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको साथ लेके चलते हैं, चाहे जांच करना है या कहीं करना है, ये सरकार का नीति है, निर्देश है, उसी के अनुसार कर रहा है। तो निश्चित रूप से इस माध्यम में से भी उसको इस भ्रष्टाचार पर कुछ न कुछ रोक लगेगा कि हमारा अध्यक्ष और 13-14 मेंबर मेरा ब्लॉक में बैठता है, अगर 2-4 आदमी 10 आदमी के भी कामों को देखेगा तो कहीं न कहीं बड़ी जन समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरी बात, अमर कुमार जी, आप भले ही यहाँ के विधायक न हैं, लेकिन 1994 से जदयू के संगठन के कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का सफलतापूर्वक निर्वहन आप कर रहे हैं। यहाँ की एक समस्या और है, जो कि मैंने पिछले इंटरव्यू में अपने विधायक से भी ये सवाल किया था, और आपसे सवाल करना इसलिए लाजमी है कि आपकी सरकार है। बिजली की समस्या बड़ी गंभीर है। अभी कुछ देर पहले, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर पहले एक व्यक्ति ने मुझे फोन करके कहा कि समस्तीपुर चकवारी टोला के आसपास का एक ट्रांसफार्मर जला हुआ है, वहां के लोग बहुत दिनों से परेशान हैं, पदाधिकारी कुछ नहीं सुन रहे हैं, 8-10 तारों का पोल बदलेगा तो ऐसी स्थिति होगी। यहां तक नेताजी ऐसी बात आ जाती है। हम फिर दर्शकों को बता दें कि अमर कुमार जी अपने साहेबपुर कमाल विधानसभा में, वो इनका उपनाम नेताजी के नाम से भी ये चर्चित है। तो नेताजी, ये प्रश्न है कि एक छोटा सा जम्फर भी अगर उड़ जाता है तो उसके लिए भी लोगों को 2 दिन के लिए इंतजार करना पड़ता है, मानव बल का अभाव है, पदाधिकारी उतने संवेदनशील नहीं है, जबकि बिजली आज के दौर में क्या महत्व है। इस दिशा में आप व्यक्तिगत
व्यक्तिगत स्तर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम 4-5 दिन पहले एंग्लो इंडियन स्कूल पर पंकज जी के यहाँ हम गए थे, लेकिन और उनके भाई गोपी जी के घर पर भी गए थे। हम दोनों जगह जहाँ अभी आज हमको संजोग हुआ का पाए, 1 घंटा पहले अभी चंदन जी वार्ड सदस्य हैं समस्तीपुर के, उन्होंने हमें फोन पर यह सूचना दिया कि एक ट्रांसफार्मर राजेंद्र बाबू के घर के पास चकबारी टोला में है, वो मतलब जला हुआ है, जो नहीं बदला गया, और वो बोल रहे हैं कि लगभग 1 साल या 6 महीना 2 साल से वो खराब है, और उसके लिए वो दूसरे ट्रांसफार्मर से जोड़ के तत्काल काम चला रहे हैं, जिसके कारण तार गल जा रहा है, उड़ जा रहा है। ये परेशानी है। अभी 1 घंटा पहले हम उनको बोले हम एसडीओ साहब या एससी साहब से बात करेंगे कि इस दिशा में क्या है। बोले कि जेई साहब फोन नहीं उठाए, बोले हम बात करके आपको बताते हैं कि क्या दिक्कत है। निश्चित रूप से आज बिजली ऐसा चीज हो गया है कि माननीय मुख्यमंत्री ने घर घर तक बिजली पहुंचाया, और दिन में 22 माने पूरे 24 घंटा में 20 से 22 घंटे बिजली होती है। लेकिन कहीं किसी गांव में अगर 12 घंटा 14 घंटा बिजली कट जाए तो पीड़ा तो निश्चित होगा, क्योंकि जो सुविधा में रह चुके हैं उनको कठिनाई है। हम इस दिशा में काम करेंगे, बात करेंगे। अभी हम आपको बताए कि हमारे संज्ञान में आया है, हम इशू पर एसडीओ और एसी साहब से बात करके देखेंगे इसको क्या सॉर्ट आउट कर सकते हैं, हम कराएंगे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। और हाल फिलहाल चुनाव को लेकर के आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोला सेवकों को, गृह रक्षकों को, ये रसोइयों के मानदेय में वृद्धि किया है, तो आपके विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, जबकि आपके दल के जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि सरकार इन लोगों के उत्थान के लिए, सर्वांगीण रूप के उत्थान के लिए प्रयासरत है। तो आपके विपक्षी ये कह रहे हैं कि ये चुनावी स्टंट है, आप क्या कहते हैं? एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जैसे हम तमाम जगह कहते हैं कि न माननीय नीतीश कुमार जैसा कोई हुआ, न भविष्य में अभी तक कोई दिख रहा है। उनके चरित्र के बारे में अगर लगता है, कोई लोग कहता है कि वो हमारे नकल कर रहे हैं। हम 1-2 जगह घूम रहे थे तो लोग कहा क्या कि ये महागठबंधन का माननीय मुख्यमंत्री नकल कर रहे हैं। क्या इससे पहले महागठबंधन की जो सरकार थी उसमें बहुत काम कर दिया, उसी का नकल मुख्यमंत्री कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का नकल पूरे देश दुनिया में लोग करता है। ये विकास पुरुष है, ये काम करते हैं, न परिवारवाद करते हैं, न कहीं सिर्फ जनता के बारे में। जो व्यक्ति 16 घंटा 15 घंटा 17 घंटा सोचता है, उसी का परिणाम है कि जो राज्य का बजट है उसके अनुसार जितना कर सकते हैं उतना किए। उनकी बड़ी इच्छा रहती थी रसोईया का वेतन जो भी था मानदेय, हमको लगता है कि पूरे राज्य में सबसे खराब स्थिति उसी की थी। लेकिन साल का 10,000 मिलता था, फिर 1650 हुआ। हम माननीय मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे लोगों के लिए उन्होंने 3300 रुपया किया, तमाम चीज बढ़ाए। उनके मन में सिर्फ इसके सिवा कुछ चल ही नहीं रहा है। कुछ दिनों पहले जदयू के द्वारा एक रथ का भ्रमण किया जा रहा था क्षेत्र में, जो कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर रही थी। तो क्या लगता है कि इस प्रकार मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के लिए आपके अनुसार इतना बेहतर कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा? क्या लोग भरोसा कर पाएंगे? क्या ये वोट बैंक अपनी बात को रखना, सरकार जो काम कर रही है हम उसके बात को, हम तो अपने कार्यकर्ता साथी के माध्यम से भी चाहते हैं कि लोगों के बीच जाए। जो विरोधी लोग काम कम करते हैं, कुछ कर नहीं रहे, उसके पास काम कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे? प्रोपगंडा उड़ाएंगे, सरकार के खिलाफ बोलेंगे। और हम लोग हैं कि सरकार के लिए जो काम है उससे फुर्सत नहीं होता, और वो लोग निकम्मा है, काम कुछ नहीं है। मतलब उनका काम केवल मीन मेख निकालना। उपलब्धियों को गिना रहे हैं? नहीं, उपलब्धियों को गिना रहे हैं। साथ साथ अभी आप कहे बिजली की समस्या पर, उस पर मेरी चिंता है कि क्षेत्र में है, तो हम मेरी जो ताकत है माननीय मुख्यमंत्री के बदौलत, जो मेरी ताकत है उससे हम इस क्षेत्र के लोगों का काम करें। उसके लिए हम काम करेंगे। उन लोग को कुछ नहीं है, उनको फिर से चुनाव में आना, किसी को एमएलए बनना, किसी को एमपी बनना है, तो नीतीश कुमार जो भी काम करे उसमें खोजते रहता है। कितने सुंदर आपका चेहरा है, हम उस बढ़िया चेहरा को नहीं देख उसमें खोट से खोजेंगे, कहां पर दाग है, कहां पर तिल है, कहां पर ये है। तो जो ये खोजने पर लगा हुआ बाबू, तो उसका तो कोई इलाज नहीं। कोई इलाज नहीं। एक तीखा सवाल नहीं कहेंगे, एक राजनीतिक पॉलिटिकल सवाल। यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, अब 10 में से मेरे नंबर देने ने जनता देगी। समय आ रहा है 25 में, जनता नंबर देने के लिए तैयार है। हम सब जगह जाते हैं भाई, हम जो माई समीकरण बोलते हैं वहां भी जाते हैं। आप भी पत्रकार हैं, आप भी कहीं जाइएगा। हम 20 में चुनाव लड़े तो निश्चित रूप से अल्पसंख्यक समाज का हमको 1-2% भी मत नहीं मिला।
जी। लेकिन आप जब क्षेत्र में भ्रमण करेंगे तो हमें तो दिखता है, जी। उससे लोगों का नींद उड़ा हुआ है जी। कि ये यादव और मुसलमान भी माई समीकरण के लोग भी अगर अमर जी के बारे में कुछ परसेंट भी बोलते हैं तो लोगों की कुछ बेचैनी ना कुछ जमीनी सच्चाई तो होगी। तो बेचैनी तो बढ़ेगी। जी। वही बेचैनी है, इसीलिए तो मतलब लग रहा है कि इस बार विरोधियों का नींद उड़ाने के इरादे से आप है। तो आपका मास्टर प्लान क्या है, मतलब विधानसभा चुनाव को लेकर के? जैसा आपने कहा कि आप कार्यकर्ताओं को सरकार की योजनाओं के माध्यम से कार्यकर्ताओं को फील्ड में आप ले जा रहे हैं, आपका मास्टर प्लान क्या है? क्या किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच आप जाएंगे? हमारा मुख्यमंत्री ने सारा काम शिक्षा, स्वास्थ्य सब पर भी किया। आज शिक्षा में इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार हुआ है, ठीक है, उसमें सरकार कोई भी रही कितनों काम कर रही है, कुछ न कुछ कभी तो बका हुआ रह जाता है। तो हम लोगों का लक्ष्य रहेगा कि कृषि और शिक्षा में जो लोगों की अपेक्षाएं हैं उन पर खरा उतरना, उनको प्राथमिकता में लेके चलने की जरूरत है इस क्षेत्र में। जी जी बिल्कुल। जो किसानों का आज समस्या क्या देख रहे हैं, आज अभी बाढ़ आ गया, आपका घर समस्तीपुर है, आपका सारा जमीन नदी साइड है, लेकिन आपका घर करारी में है, तो लगता है कि उससे लाभ से भी लोग वंचित हो जाया करते हैं प्राय कि आपका जमीन उस पार है, हो सकता है फसल क्षति नहीं पूर्ता हो। हम माननीय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ भी 2-2, 3-3 साल से लगता है कि बाढ़ के समय में हमेशा घूमते थे, बांध पर जा रहे हैं, इस छोर से उस छोर बांध पर जब चलते थे तो लोगों को ये बात आती थी कि हमारा सारा फसल डूब गया, लेकिन मेरा घर चूंकि करारी में है इसलिए वो मुआवजा नहीं मिल पाता है। ये सब कठिनाई थी, इस पर हम माननीय मंत्री के साथ भी थे, इस पर प्रश्न भी उठा, माननीय मंत्री भी ने संज्ञान लिया, उसमें भी कहीं न कहीं सुधार हुआ। इस टाइप के कामों में जिससे किसान और खास करके बच्चों क्योंकि कृषि प्रधान आधारित हमारा आधारित है, इस पर मेरी प्राथमिकता रहेगी। पैनी नजर आप रखेंगे इन समस्याओं के उन्मूलन की दिशा में। जितना हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जितना करा सकते हैं, इस पर पूरा निगाह रहेगा। नेताजी, हमारा समाचार विचार ने कुछ दिन पहले अभियान चलाया था कि हमारे पंचवीर बाजार में, कुरहा बाजार में जाम की समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। उसमें हमारी आपके सीओ साहब से बात हुई थी, आपके जो विश्वसूत्री के अध्यक्ष हैं जदयू प्रखंड अध्यक्ष शंभूशरण कर्मशील जी, हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में हम लोग गए थे वीडियो से, और सीओ से हमने इस विषय में बात की थी। तो उनका कहना था कि इसके भागी अधिकारी हैं कि अगर कम से कम इन मार्केटों में नो एंट्री का व्यवस्था कर दिया जाए। तो सीओ ठीकरा फोड़ रहे हैं एसडीओ पे, आपकी सरकार सत्ता में है। हमको लग रहा है कि अगर आप थोड़ा सा एसडीओ को मोटिवेट कर दें या सीओ को कहें कि कम से कम दोनों छोर पर 2 चौकीदार की प्रतिनियुक्ति कर दे, शाम में मालवाहक वाहनों का प्रवेश अगर निषिद्ध कर दे, तो आपकी बहुत बड़ी आबादी इस पीड़ा से, आप भी जरूर इस पीड़ा में फंसते होंगे। शाम में अगर अपने कॉलेज की तरफ जाते होंगे तो देखते होंगे कि बाजार में क्या स्थिति जाम की रहती है। इस पर आपका क्या कुछ प्लान है? अभी देखिए, जैसे कुरहा बाजार की बात थी, हमारे पास भी कुरहा के बहुत लोग बाईपास को लेकर आए हैं, वहाँ बाईपास की संभावना है, बनने का जगह है। हमने तमाम लोगों से लेकर माननीय यहाँ पर जो हमारे गठबंधन के नेतृत्व करता है माननीय गिरिराज जी से भी मिलके कि सर ये इसको कराने की जरूरत है। हमने सरकार में भी लिख के दिया है कि बाईपास हो जाने से, चूंकि कुरहा में 9 फीट 10 फीट की सड़कें हैं, बीच में बहुत कंजेस्टेड है। खास करके आप पोस्ट ऑफिस रोड को जब देख लेंगे, उसमें एक गाड़ी जाने के बाद एक मोटरसाइकिल भी जब तक वो नहीं हटाता है तो बहुत दिक्कत होती है। तो हमको उस दिशा में निश्चित रूप से जनता ने अगर आशीर्वाद दिया तो ये सब काम भी प्राथमिकता में रहेगी कि वो बाईपास का सड़क बने। और पचवीर में थोड़ा सा देखिए, चूंकि जो भी माल वाहक वाहन प्राय यहाँ पर ट्रैक्टर चिमनी की संख्या जाते हैं, वो ट्रैक्टर लेके, ईटा लेके, तो वैकल्पिक मार्ग का भी तो प्रयोग किया जा सकता है, उसको किया जा सकता है। 3 घंटा के लिए कुरहा में तो बाईपास बनने का है और यहाँ पर रोक के किया जा सकता है। नो एंट्री के लिए शाम में हमको लगता है 5 बजे 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटा के लिए किया जा सकता है। इसमें लोग को पता हो जाना चाहिए कि 3 घंटा के लिए हमको सिर्फ इस मार्ग से नहीं जाना है, और बाहर निकलने के लिए ये तरबन्ना होके उधर से है, थोड़ा सा कठिनाई है, उसमें भी थोड़ा कठिनाई है। हम देखते हैं कि उस रोड में एक गाड़ी जाने के बाद दूसरा गाड़ी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हम उस पर भी नजर है, हमने लिख के दिया है अभी PWD से, चूंकि एक PWD सड़क से NH 31 में वो सड़क मिल रही है। अगर उसका थोड़ा सा बढ़िया से विभाग से हमें आशा है कि हम उसमें सफल होंगे। वो अगर थोड़ा सा चौड़ा हो गया तो फिर कहीं से इस टाइप का घटना लोग स्वतः उधर से भाग जाएगा। और बाजार का ये ठीक हो जाने के बाद अब जाफर नगर से लेके उधर का कोई लोग बाजार के साइड जाएगा नहीं, इधर से ही निकल जाएगा, लोड स्वतः कम जाएगा। ये उस पर मेरी ध्यान है
और अभी तो बात करेंगे, आपने कहा कि अगर सीओ साहब बोल रहे तो हम एसडीओ साहिबा से बात करेंगे कि मैडम इसको 4 बजे से 7 बजे तक के लिए कम से कम नो एंट्री कर। बिल्कुल। ये साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र की लड़कियों के उच्च अध्ययन के लिए जो डिग्री कॉलेज की बातें हुआ करती थी, आप भी काफी आंदोलनरत रहे थे, थोड़ा सा दर्शकों को बताया उस संबंध में। डिग्री कॉलेज बन के तैयार है और 3-4 दिन पहले 31 तारीख को वहां पर जिला विसूत्री की बैठक भी हुई। अच्छा। उसमें इस क्षेत्र के तमाम विधायक और प्रभारी मंत्री और सब पार्टी के माने जो भी उस कमेटी में जिला अध्यक्ष, सब पार्टी तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन भाजपा, जदयू, लोजपा के थे और विधायक तो आरजेडी के भी 2 विधायक अगर हैं, 2 कम्युनिस्ट के विधायक हैं, सब लोग थे वहां पर। और उसी डिग्री कॉलेज में यह बैठक भी हो रही थी। अच्छा अच्छा। तो हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय भी वहां पर थे। जी जी। और उनको जिस पंचायत में जहां पर वो डिग्री कॉलेज है, उनको अपार मत भी मिलता है वहां से। हम उस पंचायत से 4000 से प्लस वोट से हारे हैं। जी जी। लेकिन वहां पर डिग्री कॉलेज बना है तो हम तो कहेंगे, उनसे भी आग्रह करेंगे कि आप वहां गए, देखे, ये जनता की मांग है, बच्चों की मांग है, तो आपने इस दिशा में क्या किया। हमने तो माननीय मंत्री को गेट तक छोड़ते चुके, हम उसके मेंबर नहीं थे, लेकिन हम बेगूसराय से माननीय मंत्री के साथ आए, अपने कार्यकर्ताओं और बहुत सारे लोग विष्णुपुर आहो के आहो घाट के कीर्ति टोल के खड़े थे। 80 महिलाएं जो बांध के बगल में बसी हुई है, उनको लोग हटा रहा है। इसीलिए माननीय मंत्री से भी सब लोगों को मिलवाया और कहा कि सर आप जहां जा रहे हैं डिग्री कॉलेज बन के तैयार है, इस पर भी संज्ञान लीजिएगा। तो लोग का ध्यान है कि जल्दी से जल्दी चालू। एक अंतिम राजनीतिक प्रश्न है कि ये भाजपा कट्टर हिंदुत्व की जो बात हो रही है, आपको क्या लगता है कि मुसलमान कहीं इससे तो नहीं बिलक रहे हैं? अब देखिए, मुसलमान जो एनडीए है, हम लोग भी जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं हमेशा, तो जो मुस्लिम टोले में जाते हैं तो वो सब बात बोलता है, अमर जी आप अच्छे लोग हैं, लेकिन आपका गठबंधन भाजपा से है जी। तो यही बात वो बोलते हैं, लेकिन हमको जो तर्क देना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री आपके लिए जितना काम किया है, आप उनको अगर मानते हैं तो आप भाजपा का भय आप पर क्यों? माननीय मुख्यमंत्री का 43 एमएलए है, भाजपा का 80 एमएलए, 79 एमएलए है, उसके बाद भी ये मुख्यमंत्री बने हुए, बिना भय का आपके लिए तमाम काम भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में कर रहा है। तो आप 20 वर्ष में माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास नहीं कर सके, उनके चरित्र को नहीं समझ सके, तो या हम लोगों का दुर्भाग्य है, पार्टी का दुर्भाग्य है, या हम आपको नहीं समझा सके। इतना दिन हो गया, आप समझिए, और इस बार माननीय मुख्यमंत्री का जितना उम्मीदवार है उसको एक वोट दीजिए। जनता दल यू जितना सीट लड़े उतना सीट पर चुनाव जिताइए, आपके मन का जो भी संशय होगा वो भी दूर हो जाएगा। तो दर्शकों को बताएं कि ये था राजनीतिक सत्र, हमारी जो साक्षात्कार की श्रृंखला। अब हम अमर जी थोड़ा सा निजी में आते हैं। दरअसल होता क्या है नेताजी कि आपके जो अनुयायी होते हैं, आप एक नेता के रूप में तो प्रतिस्थापित जरूर हैं, और ना छल पूर्वक ना बल पूर्वक आपने अपने व्यक्तित्व का जो साम्राज्य खड़ा किया है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आपकी और हसरत भरी निगाहें से आपके फॉलोअर देखते हैं, आपके अनुयायी देखते हैं। आपकी नेताजी इतनी व्यस्तता के बीच फिटनेस का क्या राज है? नहीं, अपना वो तो फिटनेस क्या रहेगा, वो तो मोदी जी जैसे कहते हैं योग करना, वो सब करते हैं, घूमते हैं, जीवन शैली है अपना। बस अपना है कि हम लोग का अपना सुबह 4 से 4:30 बजे निश्चित रूप से उठते हैं और प्राय कोशिश रहता है। प्राणायाम वगैरह करते हैं, योग हम योग करते हैं 40 मिनट 30 मिनट जो अवसर मिलता है उतना। चूंकि जब 4 से 4:30 बजे उठते हैं तो स्वाभाविक है, करके क्या करेंगे क्या, उस समय तो घूमते हैं, थोड़ा सा जो भी व्यायाम है, शारीरिक जो भी कष्ट है उसके लिए भी अलग अलग व्यायाम है। जितना समय 1.5 घंटा 1 घंटा जितना दे पाते हैं, कोई दिन 20 मिनट तो मिलता है। इतना व्यस्तता के बावजूद खाने पीने को कैसे मेंटेन करते हैं? सब दिन सुबह का नाश्ता आप देखिए, फल, चना, मूंग, ये लगभग हमको लगता है 2530 वर्ष से रूटीन लाइफ है। हम कहीं भी रहते हैं, दिन में कहीं चले गए तो फिर कहीं इधर उधर खाना बहुत कम पसंद करते हैं। हमको देखिएगा, अगर चल गए घर से नहीं खा पाए, मेरे साथी में बहुत, चूंकि राजनीति जीवन है, बहुत लोग को लगते रहता है कि नेताजी रास्ते में खाते भी नहीं है। हम अपने साथियों को बहुत को कहते हैं कि भाई तुमको जो खाना है हमको लगता है तो हम भुंजा मंगा लिए, चाहे कोई चीज भी बिक रहा है हम कोशिश करते हैं कुछ फल खा लिए। इस तरह से प्रयास रहता है बाहर, लेकिन
अगर बाहर है, पटना है, दिल्ली है, तो कहीं तो न कहीं मजबूत व्यवस्था हो जाती जाना है। पटना जाते हैं, फिर यहाँ पर जो साथी रहते हैं जी। उसके साथ, हालांकि सब लोग को ये फिट नहीं करता है जी। कि हम पटना में जाए, लोग दाल रोटी बना रहा है, सब्जी बना रहा है, तो हमारे बहुत सारे साथी जाते हैं तो उसको सूट नहीं करता नहीं करता है। वाजिब है कि हमको जो चीज पसंद है सबको पसंद नहीं है, जी, जी। लेकिन अपना हम प्रयास करते हैं कि अपने आप पर फिटनेस इसको पर आप ध्यान लेके दें, चले, लेके चले। वही है, अपना करते हैं, बाकी तो सब ऊपर वाला करता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपकी जो अर्धांगिनी है वो, उन्होंने भी राज्य स्तर पर एक प्रतिष्ठित शिक्षिका का अवार्ड भी उन्होंने हासिल किया और बड़ी नवाचारी हैं और अच्छा काम कर रही हैं, उनसे काफी लोग प्रेरित भी होते हैं। तो ये एक परिवार में शिक्षा का इतना ज्यादा विकास, आप व्यक्तिगत इस कैसे अंडरस्टैंडिंग दोनों पति पत्नी का जो है, ये भी दर्शकों को बताएं। हमको इतना करने के बाद हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि विभा रानी जैसे जी। अर्धांगिनी हमको मिला। अपने क्षेत्र में काम करते हुए, जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है, निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक, चूंकि बगल के विद्यालय में है इसीलिए इतना कर भी पाती है। अगर ऐसे लोगों को यहाँ से अगर 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर ट्रांसफर कर दिया जाए तो जितना कर पाती है, हमको नहीं लगता ऊर्जा का क्षरण हो जाएगा, उतना नहीं कर पाती है। लेकिन उनमें एक ललक है करने का, ये नहीं कि मेरी कोई उसमें भूमिका है, अपना ललक है ईमानदारी पूर्वक। और जब उन्होंने ये 94 में टीचर में ज्वाइन किए चिड़िया बरियारपुर, तो वो एक चंद्रमौली शर्मा वहाँ के हेडमास्टर हुआ करते हैं, उनके सानिध्य में उन्होंने काम किया। वो व्यक्ति वो दिख रहा है, यहाँ के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और उनके सानिध्य में रहने से ये चीज सीखने का अवसर मिला। ये बोलती थी हमेशा को वो व्यक्ति 2 मिनट 3 मिनट अगर विद्यालय लेट आए तो अपना सीएल भर लेते थे। तो उस सबसे उसके बाद प्रेरणा तो बहुत लोग को मिलता है, लेकिन अपने जीवन में उतारना। अच्छा, तरबन्ना को एक मॉडल स्कूल बना दिए हैं, सिलेबस में भी देख रहे हैं। करे। और मेरे राजनीतिक क्षेत्र में भी हम घर के कामों से फ्री रहते हैं। अगर मेरे यहाँ 10 लोग आ रहा है खाने के लिए कि 50 लोग खाने के लिए आ रहा है, अगर घर पर आ रहा है तो हमको आज तक जीवन में उसका कोई टेंशन नहीं हुआ। कौन साथी सब आते हैं कि कोई चाय के लिए या पानी के लिए, ऊपर से कैमरा से भी देखती होंगी तो लगता है स्टाफ को कहती होंगी कि चाय ले जाओ, पानी ले जाओ। इसीलिए तो नारी को घर का लक्ष्मी कहा गया है। तो दर्शकों, तो हमारे साथ थे साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के कद्दावर नेता शशिकांत उर्फ अमर कुमार सिंह जी। कैसा साक्षात्कार लगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। धन्यवाद।